हेलो स्टूडेंट, अब आज हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, G इक्वल टू कप्पा A बाई एल। G इक्वल टू कप्पा A बाई एल। ए क्या है? एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड है। एल क्या है? लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड है। कप्पा क्या है? कंडक्टिविटी है। इसी को हमको फाइंड आउट करना है, मेजरमेंट करना है। और जी क्या है? कंडक्टेंस है। तो देखिए, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। और रेजिस्टेंस आप अच्छी तरह जानते हो कि कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन क्या है। तो रेजिस्टेंस जो होता है वह कंडक्टेंस का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। तो अगर मैं जी की जगह पर क्या ले लूं? 1/r ले लूं, 1/r ले लूं, तो मैं कह सकता हूं कि 1/r इज इक्वल टू कप्पा A बाई एल। और मुझे चूंकि कप्पा निकालना है, तो मैं कह सकता हूं कि सर 1/r इंटू L बाई ए, और L बाई ए को ही हम लोग क्या बोलते हैं? G स्टार, मतलब सेम कांस्टेंट। तो अगर हमको किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी निकालना है, तो हम पहले उसका रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, सेल कांस्टेंट मालूम कर लेंगे, और यहाँ पर सेल कांस्टेंट और रेजिस्टेंस को रख करके हम क्या करेंगे? कंडक्टिविटी को क्या कर लेंगे? फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है। अब देखिए, रेजिस्टेंस निकालते कैसे हैं। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास एक अपरेटस है, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करके, व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करके हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का क्या निकाल सकते हैं? रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि यहाँ पर 4 रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए 4 रेजिस्टेंस है, R1, R2, R3 एंड R4। ठीक है, ये मान लीजिए R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और ये क्या है? R4 है। ठीक है, और इसको हम लोग बैटरी से क्या कर देते हैं? कनेक्ट कर देते हैं। बैटरी से क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया और ये क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। और इन दोनों के बीच में एक हम गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, और यहाँ पे स्विच लगा देंगे ऑन ऑफ के लिए, इससे सर्किट को जोड़ा जा सके और ब्रेक किया जा सके। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि मैंने मान लिया ये व्हीटस्टोन ब्रिज में कि R1, R2 एंड R4 ये नोन रेजिस्टेंस है। कैसा रेजिस्टेंस है? नोन रेजिस्टेंस है। ये एक नोन रेजिस्टेंस है, मतलब R1, R2 और R4 इसका, इस वायर का, ये जो वायर है, मेटेलिक वायर, इस वायर का रेजिस्टेंस हमको पहले से ही क्या है? मालूम है, R1, R2 एंड R4 का। और R3 जो है हमारे लिए क्या है? अननोन रेजिस्टेंस है। R3 हमारे लिए क्या है? अननोन रेजिस्टेंस है। इसी का हमको क्या करना है? रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं कि हम इस सर्किट को क्या करते हैं? की को ऑन करते हैं। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिए कि यहाँ पर जैसे R1 जो है वह एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये क्या है? R1 जो है वो क्या है? वेरिएबल है, मतलब इसके रेजिस्टेंस को हम क्या कर सकते हैं? बढ़ा और घटा सकते हैं। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, तो इस रेजिस्टेंस को हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इस R1 को हम कुछ इस टाइप से चेंज करते हैं कि जैसे कि गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो क्या हो जाए? 0 हो जाए। और अगर डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में 0 हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं, इस कंडीशन को नल पॉइंट। क्या बोलते हैं? नल पॉइंट। तो नल पॉइंट क्या होता है? तो नल पॉइंट वह पॉइंट होता है जिस केस में गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो जब हम कीज को ऑन करते हैं और हम R1 को कुछ इस टाइप से सेटअप करेंगे कि जिससे कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं नल पॉइंट।
जब नल पॉइंट आ जाता है तो उस केस में क्या होता है कि R1 अपान R2 इक्वल टू R3 अपान R4, इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। और हम ये कर सकते हैं कि R4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो R4 इक्वल टू हो जाएगा R2 इंटू R3 अपान क्या हो जाएगा R1। और यहां से हम लोग क्या करेंगे कि ये जो अननोन रेजिस्टेंस है उसका हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है भाई। R2 जो है, ये जो R2 है, ठीक है, इस R2 की वैल्यू हमको मालूम, पहले से मालूम है, R3 हमको पहले से मालूम है, और R1 को हमने एडजस्ट करके नल पॉइंट लाया। तो जब नल पॉइंट है तो वहाँ R1 का वैल्यू हमको मालूम चल गया, R1 का वैल्यू रख दिया हमने, और यहाँ से हमने क्या कर लिया, R4 हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। इस सेटअप को बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम क्या आता है, क्योंकि हमको जो रेजिस्टेंस जो निकालना है वो किसका निकालना है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का। मतलब हमको एक सोल्यूशन का रेजिस्टेंस निकालना है। ये तो एक वायर है, तो वायर को तो हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, चलिए वायर को तो हमने कनेक्ट कर दिया, लेकिन सोल्यूशन को कैसे कनेक्ट करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक स्पेशल डिजाइंड सेल का फॉर्मेशन किया, जिसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल कुछ इस टाइप का एक स्पेशल डिजाइन सेल होता है, ठीक है। यहां पर प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होता है, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होता है। यहां से वायर निकला होता है, और इसके अंदर जिस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का आपको कंडक्टिविटी निकालनी है, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को इसके अंदर क्या कर देते हैं, भर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमको NaCl का निकालना है, तो इसके अंदर NaCl क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। और ये जो कंडक्टिविटी सेल है, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोड लगता है वो कैसा होता है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है। आपको मालूम है प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड कैसा इलेक्ट्रोड होता है, ये एक इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, न इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, न इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो अब इस प्रॉब्लम को हमने किससे सॉल्व कर लिया, कंडक्टिविटी सेल से। कंडक्टिविटी सेल एक स्पेशल डिजाइन सेल होता है, जिसमें जो कंडक्टिविटी सेल जब बनाते हैं तो उस केस में हमको ये मालूम होता है कि इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का लेंथ क्या है, और ये इलेक्ट्रोड की क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया हमको मालूम है और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का लेंथ मालूम है। तो अगर क्रॉस सेक्शन एरिया और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का लेंथ मालूम है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि L/A की वैल्यू लेकर के और G स्टार क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से हम G स्टार क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है। अब तो पहला तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये था कि जब हम व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज कर रहे थे तो यहाँ पर हम मेटेलिक वायर ले रहे थे, जबकि हमको जो कंडक्टिविटी निकालना है एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का निकालना है। तो दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय कंडक्टिविटी सेल। तो अब हम कंडक्टिविटी सेल का यूज करके हम यहाँ पर कंडक्टिविटी सेल यूज लगा लेंगे, और कंडक्टिविटी सेल का ये जो वायर निकला है, एक वायर को यहाँ ऐड कर लेंगे, एक वायर को यहाँ ऐड कर लेंगे, और इस प्रॉब्लम को हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। लेकिन एक सेकेंड प्रॉब्लम हमारे पास फिर से आ जाता है। सेकेंड प्रॉब्लम क्या आता है, सेकेंड प्रॉब्लम ये आता है कि यहाँ पे ये जो करंट पास हो रहा है वो करंट कौन सा पास हो रहा है, डीसी करंट। तो डीसी करंट क्या करता है कि कंपोजिशन, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसके कंपोजिशन को चेंज कर देता है। आपको मालूम है कि जैसे ही डीसी करंट पास कराएंगे तो कैटायन कैथोड की तरफ जाने लगेगा, एनायन एनोड की तरफ जाने लगेगा। तो इससे क्या होगा कि कैटायन जब कैथोड की तरफ जाएगा तो या तो डिपाइट होगा नहीं तो लिबरेट होने लगेगा, एनायन एनोड की तरफ जाएगा तो या तो डिपाइट होगा नहीं तो गैस बन के लिबरेट होने लगेगा। तो उस केस में जो हमारा सोल्यूशन है उसका कंपोजिशन चेंज होने लगता है, कंसंट्रेशन चेंज होने लगता है। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर डीसी के प्लेस पे, जो डीसी है उस डीसी के प्लेस पर हम क्या कर लेते हैं, एसी यूज कर लेते हैं। क्या यूज कर लेते हैं, एसी करंट, अल्टरनेटिव करंट। तो सेकेंड प्रॉब्लम हमारे पास क्या था कि डीसी करंट जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के कंपोजिशन को क्या कर दे रहा था, चेंज कर दे रहा था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या यूज किया, हमने यूज किया अल्टरनेटिव करंट, ठीक है।
अब कई बच्चे का करना यह था कि सर ये अल्टरनेटिव करंट क्यों कंपोजिशन को चेंज नहीं करता, इसके पीछे रीजन क्या है। जैसे आप जानते हो ना कि आपका तो जैसे कि इस एसी करंट का या हम कहते हैं कि इस अल्टरनेटिव करंट का फ्रीक्वेंसी जो 40 हर्ट्ज है। 40 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है पहले ये बताइए। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ वेव्स इज पास इन 1 सेकेंड फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट। एक रेफरेंस पॉइंट से कितने नंबर ऑफ वेव्स क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं 1 सेकेंड में, उसको हम बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम कहते हैं कि इस एसी करंट की फ्रीक्वेंसी जो है 40 हर्ट्ज है, 40 हर्ट्ज है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेकेंड में क्या होगा, 40 वेव्स क्या करेगा, पास करेगा। तो हमको मालूम है कि जो एसी करंट होता है वो क्रिस्टॉफ के फॉर्म में चलता है, एक बार प्लस होता है, एक बार माइनस होता है, एक बार प्लस होता है, एक बार माइनस होता है। तो जब हम एसी करंट पास कराते हैं तो ये जो इलेक्ट्रोड है, अगर मान लीजिए ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है, ठीक है, तो ये अपने पोलराइजेशन को चेंज करने लगेगा। कभी ये प्लस होगा तो कभी ये माइनस हो जाएगा, कभी ये माइनस होगा तो कभी ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से ये अपने पोलराइजेशन को जब चेंज करेगा, तो अगर यहाँ पर एनायन आ रहा था, अगर इसमें पॉजिटिव चाहता था, एनायन आ रहा था, तो तुरंत क्या आ जाएगा, ये अपने साइन को चेंज कर लेगा। भाई प्लस से क्या हो गया, माइनस, तो फिर एनायन इसके ऊपर आ नहीं पाएगा क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज हो गया, तो इसको रिपेल कर देगा। तो यहाँ पर ना कैटायन का डिकम्पोजिशन हो पाएगा, डिपोजिशन, और नहीं आपका एनायन का डिपोजिशन हो पाएगा। और इस तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कंपोजिशन में चेंजिंग नहीं आएगी। तो हम डीसी करंट के जगह पे हम किसका यूज कर लेते हैं, एसी करंट का यूज कर लेते हैं, जिससे कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसके कंपोजिशन में चेंजिंग ना आए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जब हम व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करके जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी फाइंड आउट करने की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमको 2 प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम नंबर 1 कि मेटेरियल के वायर को मैंने अटैच कर दिया, मेटेरियल के वायर को तुमने अटैच कर दिया, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को कैसे अटैच करेंगे, वो तो एक सॉल्यूशन है। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक स्पेशल डिजाइन कंडक्टिविटी सेल का क्या किया, फॉर्मेशन किया, जिसका एरिया हमको, जिसके अंदर के इलेक्ट्रोड्स की एरिया हमको मालूम है, इलेक्ट्रोड के बीच का लेंथ मालूम है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, सेल कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, सेल कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। और दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि अगर हम यहाँ पर डीसी करंट यूज करते हैं, तो डीसी करंट के कारण इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंपोजिशन चेंज हो जाना था, तो उसके प्लेस पर हम लोग क्या करते हैं, एसी करंट यूज करते हैं। ठीक है, जिससे कि इसके कंपोजिशन चेंज ना होने पाए। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिए कि ये जो एसी करंट पास कराते हैं वह साउंड फ्रीक्वेंसी का पास कराते हैं, बहुत लो फ्रीक्वेंसी होती है। तो इस केस में नल पॉइंट को मालूम कर पाना थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है कि नल पॉइंट आया कि नहीं आया। तो उस केस में क्या करते हैं कि ये जो गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर पे हम एक ऑडियो ऑपरेटर लगा देते हैं। जैसे कि हम ईयरफोन, यहाँ पे एक जैक बना करके यहाँ पे एक ईयरफोन लगा देते हैं, और ईयरफोन को लगा करके हम सुनने का प्रयास करते हैं कि वेव पास कर रहा है कि नहीं पास कर रहा है, जिससे कि साउंड क्रिएट हो रहा है कि नहीं क्रिएट, जिससे हम नल पॉइंट को क्या कर सके, मालूम कर सके। ठीक है, तो जब हम एसी करंट पास कराते हैं तो वो साउंड वेव का पास कराते हैं। ठीक है, जिसके कारण, जिसको मालूम करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, ईयरफोन का यूज करते हैं, और ईयरफोन के हेल्प से हम ये मालूम कर लेते हैं कि वेव पास कर रहा है या नहीं पास कर रहा है। और इस तरह से हम क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है उसका हम लोग कंडक्टिविटी क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी, कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से मैंने क्या किया, व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या निकाल लिया, रेजिस्टेंस निकाल लिया, और कंडक्टिविटी सेल का हमको एरिया और लेंथ बिटवीन इलेक्ट्रॉन मालूम ही था, तो यहाँ से हमने जी स्टार निकाल लिया, और जी स्टार निकाल के हमने क्या कर लिया, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर लिया। और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उनकी हम क्या कर सकते हैं, कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद से हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस एंड कोहलर्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। इसको राइट डाउन कर लीजिए।